हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट और उसके अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशंस को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। इस लॉ में आप देखेंगे कि सपोज, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि सपोज इफ़ यू हैव अ कंडक्टर, ये हमारा एक कंडक्टर है और जब इसके अक्रॉस आप एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं तो कैसे जनरेट करेंगे? इसके लिए इसके अक्रॉस हमें एक सेल या बैटरी अप्लाई करना होगा। ये बैटरी अप्लाई करने से जो इंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वहाँ पे हाई पोलैरिटी डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वहाँ पे लो पोटेंशियल डेवलप होगा। एज ए रिजल्ट, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइटवर्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करना स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट होगा। और जैसा कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड करना सीखे हैं, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन फाइंड करने का, तो उसमें आपने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है, या निगेटिव इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शंस को हम लोग करंट का डायरेक्शंस एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करंट का डायरेक्शन होगा राइटवर्ड, और ये जो करंट का डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, बट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है V/L। तो पोटेंशियल के इंक्रीज होने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जिस पर भी फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। एज ए रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो स्पीड होगा वो इंक्रीज होगा, मीन्स उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इंक्रीज होने से हमारा करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा भी था, हमारा एक फॉर्मूला था I = NEAVD, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होता है। तो फाइनली यहाँ पर भी अल्टीमेटली ये वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को ओम्स लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across the two ends of the conductor। इन दोनों इंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इंक्रीज होने से हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को मैथमेटिकली सिंपल कंडीशंस में हम लोग लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस है कि जो भी फिजिकल कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर, स्ट्रेन, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कोलिजन्स, चार्ज का न्यूक्लियस एटॉम के साथ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, और कोलिजन के इंक्रीज होने से कोलिजन इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एज अ बैरियर, तो एज ए रिजल्ट हमारा करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होने लगता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग इंक्लूड करते हैं कि टेम्परेचर या मैकेनिकल स्ट्रेन चेंज नहीं होना चाहिए। अनदर क्वेश्चन आपका हो सकता है सर ये मैकेनिकल स्ट्रेन क्या है? तो मैकेनिकल स्ट्रेन, जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, तो स्ट्रेन से उसका जो ओरिजिनल लेंथ होता है वो चेंज होता है, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा था 11th क्लास में, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसको कि हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। तो लेंथ के चेंज होने से इसका जो पाथ है वो पाथ लेंथ इंक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट ऑब्स्ट्रक्शंस इंक्रीज होगा, और ऑब्स्ट्रक्शंस के इंक्रीज होने से हमारा रेजिस्टेंस जो अपोजिशंस है फ्लो ऑफ करंट में वो भी चेंज हो जाता है। आगे आप लोग वो रिलेशन देखेंगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। फाइनली
यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन के चेंज होने से इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेजिस्टेंस के चेंज होने के कारण भी करंट चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं सिर्फ वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन, अदर इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए जो फिजिकल कंडीशंस है उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। तो ये जो पूरा लैंग्वेज है इसे मैथमेटिकली सिंपल वे में लिखा जाता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब आप इक्वल टू साइन से रिप्लेस करेंगे तब आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना होगा, कॉल इट R, और ये R हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आगे चल के देखेंगे दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और जब V और I के बीच आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज V को आप x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और I को y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं कि इसे हम लोग I इज इक्वल टू 1/r टाइम्स V लिख सकते हैं, और 1/r इसका स्लोप होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c से जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर c हमारा 0 है और इसका स्लोप होगा 1/r। तो इफ यू प्लॉट IV ग्राफ, तो IV ग्राफ में स्लोप ऑफ द, बोलोगे सर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, इसके बीच का इस लाइन का x एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को फाइंड करना है, दैट इज थीटा, और उसका tan थीटा ले लेना है। tan थीटा विल गिव यू द स्लोप, और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा का वैल्यू होगा 1/r, और 1/r क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स अगर आप IV ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो IV ग्राफ में स्लोप का रेसिप्रोकल आपको रेजिस्टेंस देता है। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं VI ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो अगर आप VI ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको V लेना होगा y एक्सिस पे और I को x एक्सिस पर लेना होगा। उस केस में आपका जो इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू IR, तो उसमें IR, तो I का कोफिशिएंट दैट इज R, ये आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस देता है, और VI ग्राफ में डायरेक्टली स्लोप विल गिव यू द रेजिस्टेंस, जो भी स्लोप है वही आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे साइंटिस्ट ओम्स ने दिया है। अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में R इज इक्वल टू V/I मीन्स रेशियो ऑफ V एंड I को आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो करने में अपोजिशन है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो करंट के फ्लो करने में जो भी बाधाएं हैं उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इन दोनों के रेशियो से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस किस कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कोई अगर आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह पर कैसे डिपेंड करता है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। और आपका होमवर्क है फाइंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे वन वर्ड्स में ओम्स भी कहते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है और उसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। SI यूनिट तो मैं बता ही दे रहा हूं, ओम है। क्या ओम को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।